नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द नॉलेज प्लाजा में। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जो है अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमारी आज की क्लास शुरू हो चुकी है। सभी लोग जुड़ जाएंगे और क्लास को शेयर कर देंगे। जिससे कि और लोग जुड़ सकें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको नई साल की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूँ आपको जो नई साल है वो खुशियाँ लेकर आए और आप हमेशा खुश रहें। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हम शुरू करते हैं। आज हम आपको जलालुद्दीन खिलजी और मतलब पूरा खिलजी वंश के बारे में आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आज से पहले की जो हमारी क्लासेस हो चुकी हैं वो आप लोग देख चुके हैं। आज हमारी ये 5वीं क्लास है। इससे पहले क्लास में हम सबसे पहले आपको क्या कराए थे? सबसे पहले हमने आपको अरब आक्रमण और तुर्क आक्रमण बताए। अरब और तुर्क में हमने मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण जो था वो बताया था। उसके बाद हमने महमूद गजनबी के बारे में पढ़ा। उसके बाद गौरी के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम अपनी दिल्ली सल्तनत अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में 5 हमने आपको बताए थे वंश। पहला गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है, इसमें हम गुलाम वंश पूरा पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने भी ये क्लासेस जो हैं वो नहीं देखी हैं, वो अभी 4 क्लास हुई हैं केवल। चारों का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, अगर अभी तो शुरुआत है, आप लोग नई साल में नया प्रण लीजिए कि हम डेली का डेली अपना ये लेक्चर देखेंगे। ठीक है, तो ये जो क्लास है हमारी 40 से 45 मिनट की रहा करेंगी। जैसा कि अभी अनाउंसमेंट हुआ था हमारा 1-2 घंटे पहले, तो उसी के जैसे आपको टाइम टेबल मिल ही गया है। तो रोज़ का रोज़ आप लोग याद करते रहिए और रोज़ की रोज़ क्लासेस देखते रहिए। ठीक है, रोज़ आपको क्लासेस जो मिलेंगी वो आप रोज़ का रोज़ पढ़िए। ठीक है, तो इसमें हमने 4 क्लास आपको कंप्लीट करा दी हैं। जो लोग नए लोग जुड़े हैं वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि उनके पास नोटिफिकेशन मिलता रहे उन्हें भी। ठीक है, तो आज हमारी 5वीं क्लास है। इसमें हम आपको खिलजी वंश पढ़ाएंगे। खिलजी वंश में हम आपको 5 लोगों के बारे में पढ़ाएंगे। सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी, जो इसका संस्थापक था। जलालुद्दीन खिलजी ने ही क्यूमर्स को मारकर, जो गुलाम वंश में क्यूमर्स था उसको मारकर अपना खिलजी वंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे और अलाउद्दीन के बारे में पढ़ेंगे, सियाउद्दीन उमर के बारे में पढ़ेंगे, मुबारक शाह खिलजी के बारे में पढ़ेंगे और खुसरो के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं जो खिलजी क्रांति थी। खिलजी क्रांति किसे कहते हैं? जो जलालुद्दीन खिलजी को सत्ता प्राप्त हुई उसी को खिलजी क्रांति बोल दी गई। मतलब खिलजी को सत्ता प्राप्त करने को ही खिलजी क्रांति बोल दिया गया। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे इसमें जलालुद्दीन खिलजी के बारे में। तो खिलजी के बारे में आप लोग नोट करिए। खिलजी वंश जो था इसमें 1290 से 1320 तक इसका टाइम पीरियड था खिलजी वंश का। ठीक है, खिलजी क्रांति किसे कहा गया? खिलजी क्रांति में जो जाति और नस्ल आधारित हमारा शासन व्यवस्था थी वो समाप्त हो गई। ठीक है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद हबीब ने किसको ग्रामीण संख्या की उपाधि दी है? तो मोहम्मद हबीब ने खिलजी वंश जो था उसको ग्रामीण क्रांति की संज्ञा दी है। ठीक है, अब खिलजी कौन थे? तो अफगानिस्तान की हेलमंद घाटी में निवास करने वाली एक तुर्क जात थी खिलजी। ठीक है, विद्वान लोग ऐसा बताते हैं जो खिलजी थे वो सबसे निचली जात थी तुर्क की। तुर्कों की सबसे निचली जात थी, उन्हें खिलजी बोलते थे। ठीक है, अब जो है अगला आप लोग लिखेंगे। इस काल में जो था खिलजी जो वंश था, इसी में दिल्ली सल्तनत का जो विस्तार था वो दक्षिण तक हो गया था। दक्षिण तक विस्तार किसके वंश में हुआ? तो खिलजी वंश के। ठीक है, एक एक पॉइंट आप लोग याद कर लेंगे। हम आपको जो है पॉइंट वाइज पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग रोज़ का रोज़ याद करिए। ठीक है, रोज़ का रोज़ और पॉइंट का, बिना मतलब की चीज़ हम आपको नहीं दे रहे, सीधा फैक्ट दे रहे हैं और वो भी पॉइंट टू पॉइंट जो पेपर में आने की संभावना है और पेपर में आ चुके हैं वही चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है। तो आप लोग इसको रोज़ का रोज़ याद करेंगे। आपको कभी भी जो है हिस्ट्री दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों को ऐसा पढ़ाया जाएगा जो दोबारा आप लोग ये सब्जेक्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। ठीक, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की। इसका जो शासनकाल था वो 1290 से 1296 तक था। ठीक है, इसका राज्याभिषेक कब हुआ? वो क्यूमर्स को मारकर इसने क्लोखरी के महल में 70 वर्ष की आयु में इसने राज्याभिषेक कराया। ठीक है, ये दिल्ली सल्तनत का सबसे वृद्ध सुल्तान भी यही था। 70 वर्ष की आयु में इसने अपना राज्याभिषेक कराया और सबसे वृद्ध सुल्तान यही था दिल्ली सल्तनत का। ठीक है, सर्वाधिक वृद्ध सुल्तान। सुल्तान बनने से पहले ये शाही संरक्षक के पद पर नियुक्त था। ठीक है, शाही संरक्षक के पद पर नियुक्त था। अब आप लोग सोच रहे हैं जलालुद्दीन खिलजी ये था तो इसको प्रसिद्धि इतनी कैसे मिल गई? जो सबसे निचली जात थी और ये यहाँ से सबसे ऊपर तक आ गई, तो कैसे आ गई? तो इसका केवल एक ही रीज़न है। बलबन के टाइम में जलालुद्दीन खिलजी ने सर्वाधिक जो मंगोल आक्रमण हुए थे उनको दबाया था। ठीक है, सर्वाधिक मंगोल आक्रमण को दबाने का श्रेय किसे जाता है? तो जलालुद्दीन खिलजी को। यही हमारा पॉइंट अगला लिखा है। जलालुद्दीन खिलजी मंगोल आक्रमण को दबाने के लिए प्रसिद्ध था। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है। एक, जो मंगोल आक्रमण सर्वाधिक किसके समय में हुए? तो वो अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए। और
मंगोल आक्रमण को सर्वाधिक दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जलालुद्दीन खिलजी को दिया जाता है। आप लोग दोनों क्वेश्चन नोट कर लेंगे, ये दोनों क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हमने क्या बोले, आप लोग नोट करिए। पहला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण दिल्ली पर किसके समय हुए? सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण दिल्ली पर किसके समय हुए? तो इसका आंसर लिख लेंगे आप लोग, अलाउद्दीन खिलजी। और दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे, मंगोल आक्रमण को सबसे ज़्यादा दबाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो जलालुद्दीन खिलजी को, ठीक है, जलालुद्दीन खिलजी को। ये भी पीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अब इसके अगली बात करते हैं, शासन की नीति इसकी कैसी थी? इसने जो लौह रक्त की नीति को त्याग दिया था और अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। अहस्तक्षेप यहाँ पे और बना लेंगे, अहस्तक्षेप की नीति इसने अपनाई थी, ठीक है। जो लौह रक्त की नीति थी ये बलबन द्वारा चलाई गई थी, बलबन द्वारा जो नीति चलाई गई थी उसको त्याग कर इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई थी, ठीक है। अब दिल्ली सल्तनत का ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये भी आप लोग नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान जिसने जनता की इच्छा को शासन का आधार बनाया वो कौन था? तो जलालुद्दीन खिलजी था, ठीक है। अब खिलजी के समय दो हमारे जो मंगोल आक्रमण थे वो दो हुए, पहला 1292 में, दूसरा भी 1292 में। दोनों आक्रमण इसके 1292 में हुए। जो पहला आक्रमण था वो अब्दुल्ला के नेतृत्व में हुआ था और जो दूसरा था वो उलूग खां के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है, उलूग खां। अब उलूग खां के नेतृत्व में जब ये आक्रमण हुआ था उसी के समय जो मंगोल थे, 4000 मंगोल थे, उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया था, उन्होंने इस्लाम धर्म अपना लिया और मंगोलपुरी में जाकर रहने लगे। मंगोलपुरी क्या है? मंगोलपुरी एक कस्बा है दिल्ली में, ठीक है। वहाँ पे ये 4000 जो सैनिक थे वो रहने लगे थे जाके। इन्हें नवीन मुसलमान भी इनको कहा जाता है। नवीन मुसलमान किसे कहा जाता है? जो मंगोलपुरी में रहते हैं उनको, ठीक है। अब जो इसका एक भतीजा था, जलालुद्दीन खिलजी का एक भतीजा था अलाउद्दीन खिलजी, इसने बिना बताए देवगिरी पर आक्रमण कर दिया था। देवगिरी पर आक्रमण, जो ये सब प्रथम दक्षिण अभियान माना जाता है, ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम दक्षिण अभियान कौन सा माना जाता है? तो देवगिरी का जो आक्रमण था। देवगिरी कहाँ पे पड़ता है? महाराष्ट्र में देवगिरी पड़ता है, महाराष्ट्र में, ठीक है। देवगिरी के यादव वंश के राजा रामचंद्र पर आक्रमण किया था इसने। यहाँ से बहुत सारी धन संपदा लूट ली और इसने फिर जो जलालुद्दीन खिलजी था उनको कुछ नहीं बताया, ठीक है। जो जलालुद्दीन खिलजी था उसको कुछ नहीं बताया और अपने पास सारी जो धन संपदा थी वो रख ली, ठीक है। अब जब सारी संपदा इसने रख ली लूट के, और तो ये बात जलालुद्दीन खिलजी को पता चली, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने फिर इससे पूछा, तो ये उस समय कहाँ पे था? कड़ा नामक स्थान पर था। जैसे ये दिल्ली है, यहाँ पे कौन था? यहाँ पे था जलालुद्दीन खिलजी। ये कड़ा नामक स्थान है एक, वहाँ पे ये कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ पर था, ठीक है। अब ये बात 1296 की है, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसने बुलाया, जैसे इन्होंने जलालुद्दीन खिलजी ने धन मांगा इससे, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा आप यहाँ पे आ जाइए। कड़ा जो स्थान था वहाँ पे बुलाया इसने, तो ये वहाँ पे गए। वहाँ पे जो अलाउद्दीन था इसका भतीजा, उसने इसकी हत्या कर दी जलालुद्दीन की, ठीक है, जलालुद्दीन की हत्या कर दी। अब क्या हुआ इधर? इधर ये बात जब जो जलालुद्दीन की पत्नी थी उसे पता चली, जो जलालुद्दीन की पत्नी थी उसे पता चली, तो उसने अपने बेटे का यहाँ पे राज्याभिषेक कर दिया, अपने बेटे का राज्याभिषेक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो वो कुछ दिन तक शासन उसने चलाया, ठीक है। अब ये बात इधर इसको पता चल गई कि इसका लड़का राजा बन गया है, तो अब जो ये बात अलाउद्दीन खिलजी को पता चली, तब अलाउद्दीन खिलजी इधर से चला। अलाउद्दीन खिलजी इधर से दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचते समय इसने जो रास्ते में जितने भी स्थान पड़ते थे यहाँ पे, उन सब में इसने धन जो लूटा हुआ था वो बांट दिया इसमें, ठीक है। धन जो लूटा गया था वो देवगिरी से जो धन लूटा था अभी पीछे बताए थे, वो इसने रास्ते में जितने जगह पड़ते गए वहाँ पे इसने सबको बांटता गया। अब बांटता गया तो जो जनता थी इसकी फैन हो गई, बिना ये पैसे बांटता गया तो जनता इसकी फैन हो गई। अब यहाँ तक पहुँचते पहुँचते ये बात जब इन लोगों को पता चली, इसकी जलालुद्दीन की खिलजी की पत्नी और उसके बेटे को, कि ये तो जनता है इसकी दीवानी हो गई है, तो ये यहाँ से भागे। इसके जो लड़का और जो जलालुद्दीन की पत्नी थी शासन चला रहे थे मरने के बाद, तो ये यहाँ से भाग गए और ये आया, इसने अपना राज्याभिषेक करा लिया, ठीक है। यही इसकी जो है वो कहानी है। ये कहानी आपको क्यों सुनाई? क्योंकि कहानी सुन के थोड़ा बहुत याद बना रहता है, ठीक है। अब आप लोग कहानी सुन लिए तो इसकी मृत्यु लिखेंगे। मृत्यु इसकी कहाँ पे हुई? 1296 में कड़ा मानिकपुर नामक स्थान पर, ठीक है। अब अलाउद्दीन खिलजी की बात करते हैं। ये सारी चीज़ हमने आपको अभी कहानी के रूप में सुनाई, वही सारी चीज़ यहाँ पे लिखी होगी, वही चीज़ आप लोग समझ लेंगे और लिख लेंगे। तो अलाउद्दीन खिलजी, इसका टाइम पीरियड 1296 से 1316 तक, ठीक है, 1296 से 1316 तक। अभी हमने आपको पहले स्लाइड में क्या क्या बताया था, हम किन के बारे में बात करेंगे? पहले जलालुद्दीन खिलजी, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, सियाबुद्दीन उमर, मुबारक शाह खिलजी, फिर खुसरो की। तो हमारी जो बात थी जलालुद्दीन खिलजी की पूरी हो गई। अब हम अलाउद्दीन खिलजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी की बात हम कर रहे हैं।
ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी में क्या हुआ, अलाउद्दीन खिलजी, ये वाली स्लाइड हमारी हो गई है। अब मेरा तो इसकी हो गई थी और यहाँ पे आ गए थे अलाउद्दीन खिलजी। इसका मूल नाम क्या था, तो अली गुरसफ इसका मूल नाम था। इसके पिता का नाम क्या था, सियाबुद्दीन खिलजी, मतलब ये जलालुद्दीन का भाई था। हमने आपको बताया अभी पीछे, ये जलालुद्दीन खिलजी का जो अलाउद्दीन खिलजी था वो भतीजा था, तो इसके पिता का ये भाई था। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसको सिंहासन की प्राप्ति कैसे हुई, तो अभी हमने आपको जो बताया वही सारी चीज़ इसमें लिखी है, एक बार सुन लीजिए। जलालुद्दीन की पत्नी जो थी मल्लिका जहाँ ने अपने छोटे पुत्र रुकुद्दीन इब्राहिम को सुल्तान घोषित किया। ठीक है, जब ये वहाँ पे गया, ठीक, उधर से कड़ास, अभी हमने आपको पूरी कहानी सुनाई, वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, आप लोग नोट कर लेंगे और एक बार हम भी पढ़ा जो है वो बता दे रहे हैं। अब दूसरा पॉइंट है, कड़ा से दिल्ली जाते समय अलाउद्दीन ने जनता में दक्षिण से लूटा गया धन बांटा। ठीक, ये बात हमने अभी आपको समझाई थी। अब अक्टूबर 1296 में बलबन द्वारा निर्मित लाल महलों में जो था उसमें इसने अपना राज्याभिषेक करा दिया। ठीक है, अब इसकी उपाधि ये बहुत बार पूछ चुकी है, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछ चुका है एग्जाम में। ठीक है, जो अलाउद्दीन खिलजी, एक बात बता दें आपको, जो अलाउद्दीन है वो आप पूरा रट लेना, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इसने बहुत सारे अच्छे काम किए हैं, तो इसके बारे में हर एक, आप परीक्षा कोई भी देंगे तो एक ना एक क्वेश्चन इसके बारे में ज़रूर मिलेगा। तो आप लोग, अभी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर ये पीडीएफ सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके पूरा याद कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही हमारी ये जो क्लास अपलोड हो जाएगी पूरी, अभी तो लाइव चल रही है, तो जैसे ही पूरी अपलोड हो जाएगी तो तुरंत बाद इसके जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी हम आपको ये डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, वहाँ से आप लोग जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे और अपनी जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो इसकी उपाधि कौन सी थी, सिकंदर सानी थी। इसके दो सपने थे, दो सपने क्या थे, ये एक विश्व विजेता बनना चाहता था और नवीन धर्म चलाना चाहता था। ठीक है, आप लोग ये जो पूरी हमारी पीडीएफ है इसको ही केवल पढ़िए। ठीक है, पूरी पढ़िए और याद करिए। ठीक है, अब जो इसके दोनों सपने थे वो एक दिल्ली कोतवाल उतावल मुल्क के कहने पर, मतलब इसका एक कोई वफादार था उसके कहने पर इसने अपने दोनों जो सपने थे वो छोड़ दिए। ठीक है, अब सुल्तान बनते ही इसने 3 कार्य किए। 3 कार्य इसने कौन कौन से किए, पहला इसने उलेमा वर्ग पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, उलेमा वर्ग कौन सा था, उलेमा वर्ग कौन सा था, जो मुस्लिम धार्मिक अमीर लोग थे। उलेमा वर्ग किसे कहते हैं, आप लोग नोट कर लेंगे। उलेमा वर्ग की एक दो टर्मिनोलॉजी आ जाती है तो आप लोग इसको नोट कर लिया करिए, जैसे कि कहीं आपको फिर इधर उधर कहीं और से देखना ना पड़े। तो उलेमा वर्ग आप लोग नोट करेंगे, मुस्लिम धार्मिक अमीर लोग जो शासन चलाने में मदद करते थे। मुस्लिम धार्मिक अमीर लोग, मुस्लिम धार्मिक अमीर लोग जो शासन चलाने में मदद करते थे उनको इसने निकाल कर बाहर कर दिया। ठीक है, उलेमा वर्ग पर प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, पहला कर। दूसरा, इसका शराब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया इसने। ठीक है, और तीसरा, उच्च परिवारों के बीच विवाह उत्तर जो संबंध थे उन पर रोक लगा दी। इसने कहा कि ये ऊंचे ऊंचे घर के लोग शादी कर लेते हैं आपस में और जो है राजा के विरुद्ध अपनी चाल चलते रहते हैं। ठीक है, मारने मारने के लिए, तो इसने उस पर प्रतिबंध लगा दिया। आप लोग तीनों ये कार्य सुल्तान बनते ही नोट कर लेंगे क्या क्या कार्य थे। ये क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन हमारा जो पॉइंट है हर एक से क्वेश्चन बनता है और ये क्वेश्चन हर एक में एग्जाम में आया भी हुआ है, तो आप लोग इसको नोट कर लेंगे सही से। ठीक है, पूरी पीडीएफ हमारी जो है आप याद करेंगे। अब यहाँ पे दो चीज़ इसकी और बताएंगे अलाउद्दीन के बारे में, उसके बाद अलाउद्दीन ख़त्म करेंगे। यहाँ पे अलाउद्दीन के बारे में दो चीज़ क्या थी, एक तो अलाउद्दीन की उत्तर भारत विजय और दूसरी अलाउद्दीन की दक्षिण भारत विजय। ठीक है, अलाउद्दीन की उत्तर भारत विजय आप लोग नोट करके लिख लेंगे, जब आप नोट्स बनाएंगे अपने तो दोनों एक तरफ यहाँ पे लिख लेंगे अलाउद्दीन की उत्तर भारत विजय और यहाँ लिख लेंगे दक्षिण भारत विजय। ठीक है, तो आपको जो है याद करने में आसानी रहेगी। ठीक है, उत्तर भारत की भी 6 हैं और दक्षिण भारत की भी 6 हैं। ठीक है, 6 आपको इसकी हैं वो याद करनी पड़ेंगी और केवल आप लोग जो आक्रमण हैं इसके वो याद करेंगे। जैसे पहला क्या है, उत्तर भारत विजय में पहला क्या है, तो पहला है गुजरात आक्रमण। गुजरात आक्रमण क्या था, तो ये 1298 से 99 में हुआ था। ठीक है, 1298 से 99 में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था, तो नुसरत खां के नेतृत्व में हुआ था। आप लोग यहाँ पे जो है उत्तर भारत, जो इसमें उत्तर भारत पर आक्रमण किया है उसमें नेतृत्व अलग अलग किया है सबने। ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लेंगे। और जो दक्षिण भारत अभी हम आपको आक्रमण पढ़ाएंगे उसमें जो है नेतृत्व एक ही आदमी ने किया है, वो हम आपको आगे बताएंगे, एक ही लोग ने किया है, तो वहाँ पे आप लोगों को याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो अभी हम उत्तर भारत वाले बता रहे हैं ना, उत्तर भारत वाले आक्रमण जो किए थे इसने उत्तर भारत में,
वो आप लोग अभी नोट करिए। आगे हम दक्षिण भारत वाले बताएंगे। दोनों हमने आपको बताया छः छः हैं। तो पहला हमारा उत्तर भारत है। इसमें उत्तर भारत में पहला क्या था? गुजरात आक्रमण। गुजरात आक्रमण। अब आपको इसमें जो याद करने वाली चीज़ है वो हम बता देंगे, ठीक है। अब जैसे नेतृत्व तो गुजरात आक्रमण में किसने किया, ये क्वेश्चन आएगा तो नुसरत खान ने किया, ठीक है। ये गुजरात आक्रमण था वो 1298 से 99 में हुआ था, ठीक है। 1298 से 99 में हुआ था। जो शासक थे यहाँ के रायगढ़ थे, ठीक है। नुसरत खान ने खंबात बंदरगाह से हिंदू किन्नर मलिक काफूर को 1000 दिनार में खरीदा। किन्नर क्या होते हैं? किन्नर जो हिजड़ा होता है उनको किन्नर बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो एक किन्नर था मलिक काफूर, उसको 1000 दिनार में इसने खरीदा था। तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि 1000 दिनारी किसे कहते हैं, 1000 दिनारी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। 1000 दिनारी किसे कहते हैं? तो 1000 दिनारी किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन आ चुका है। आप लोग इसका आंसर लिखेंगे तो मलिक काफूर को, मलिक काफूर को, ठीक है। मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहते हैं, ठीक। अब इसका जो है पहला आक्रमण यहीं पे ख़त्म होता है। दूसरा क्या है? दूसरा है रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय। रणथंभौर विजय ये किसके नेतृत्व में हुई? तो नुसरत खां और उलूग खां। नुसरत खां और उलूग खां। इस युद्ध में जो था नुसरत खां मारा जाता है बाद में, और ठीक है उलूग खां बचता है बाद में, ठीक है। ये किसके विरुद्ध हुई? तो हम्मीर देव चौहान के विरुद्ध हुई। हम्मीर देव चौहान के विरुद्ध ये हुई, ठीक है। आगे बात करते हैं। जो हम्मीर के सेनापति रणमल ने इसमें धोखा किया था। हम्मीर के जो सेनापति था कैसे मारा गया? तो यहाँ पे एक कहानी भी प्रचलित है, वो हम आपको कहानी अगर सुना है तो आप लोग को थोड़ा बहुत हेल्प मिल सकती है याद करने में। तो यहाँ पे कहानी आप लोग सुन लीजिए। जैसे जो हम्मीर वाला था, हम्मीर था, यहाँ पे बोला जाता है हम्मीर हट तिरिया तिल चढ़े न दूजी बार। हम्मीर हट तिरिया तिल चढ़े न दूजी बात। देखो क्या हुआ, अलाउद्दीन की जो मराठा पत्नी थी, यहाँ पे एक कहानी है वो हम आपको बता दें। ये इसने क्यों आक्रमण किया, उत्तर भारत वाले आक्रमण अभी हम आपको बता रहे हैं। तो ये वाला जो आक्रमण है रणथंभौर पे है। रणथंभौर पर क्यों आक्रमण किया इसने 1301 में, वो बात आप लोग कहानी के रूप में याद कर लेंगे। कहानी आप लोगों को सुना देते हैं तो इससे आप लोगों को थोड़ी हेल्प मिल जाती है, ठीक है। इसलिए आपको कहानी सुना रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, अलाउद्दीन की जो मराठा पत्नी थी एक, इसका नाम क्या था? चिमना बेगम, ठीक है। ये कहानी है याद। अब ये कितनी सच्ची है कितनी नहीं है, इसलिए आप लोगों को हम लिखा नहीं रहे हैं इसमें, ठीक है। तो आप लोग केवल कहानी सुन लीजिए। जो चिमना बेगम नाम की महिला थी, जो अलाउद्दीन की मराठा पत्नी थी, ठीक है। तो अलाउद्दीन का एक मंत्री था मुबारक खां। अलाउद्दीन का जो मंत्री था एक मुबारक खां। मुबारक खां अलाउद्दीन का एक मंत्री था, इसके साथ वो भाग गई, ठीक है। जो मराठा पत्नी थी अलाउद्दीन की चिमना बेगम, वो अलाउद्दीन के मंत्री मुबारक खां के साथ भाग गई, ठीक है। और उसने हम्मीर देव चौहान के पास शरण ली जाके। हम्मीर देव चौहान के साथ पास इसने शरण ली, ठीक है। हम्मीर देव चौहान के पास जो है इसने शरण ली। पीछे से अलाउद्दीन आया, इसको ढूंढता हुआ अलाउद्दीन पहुंच गया पीछे से और बोला कि या तो उनको मेरे हवाले कर दो या तो मेरे साथ युद्ध कर। तो हम्मीर जो था वो अपनी हट के लिए प्रसिद्ध था, तभी से बोला जाता है हम्मीर हट तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। तो उसने कहा कि ये लोग हमारे पास जो है शरण में आए हैं तो इनकी रक्षा करना हमारा परम धर्म है, मैं तेरे साथ युद्ध करूंगा। तो उसने युद्ध किया और उसको लास्ट में उसकी मृत्यु हो गई। उसके सेनापति जो था रणमल, उसने इसके साथ धोखा किया और रणमल ने क्या किया, जो एक तालाब था इसके वहाँ पे दरबार में, उसमें इसने गाय का खून डाल दिया और ऐसा ही कुछ बताते। तो उसने धोखा किया और उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। रणमल ने धोखा कर दिया, गाय का जो खून था वहाँ डाल दिया, तो ऐसा ही कुछ हुआ इसलिए। तो ये कहानी है, ये कोई सच है या नहीं है ये इसलिए हम आपको लिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। ये लोग आप लोग केवल याद कर लेंगे, ठीक है। अब हमने आपको क्या बताया, दो आक्रमण बताए। पहला गुजरात आक्रमण, ठीक है। दूसरा रणथंभौर विजय। तो आप लोग केवल इसमें केवल क्या क्या याद करेंगे? पहला इसका जो उत्तर भारत अभियान था, उत्तर भारत में आक्रमण थे, वो पहला था गुजरात आक्रमण, ठीक है। किसके नेतृत्व में? नुसरत खां। इसने क्या किया, एक हिंदू किन्नर काफूर को खरीद लिया। 3 पॉइंट आपको याद करने हैं। तो दूसरे रणथंभौर विजय किसके नेतृत्व में? तो नुसरत खां और उलूग खां। किसके कौन शासक था? तो हम्मीर देव चौहान यहाँ के शासक थे, ठीक है। अब ये चीज़ हमने आपको कहानी सुना दी, वो ये सब सारा चीज़ लिखा है। हम्मीर के सेनापति रणमल ने धोखा किया और युद्ध में नुसरत खां मारा गया। ये 2 पॉइंट हैं, धोखा किया पहला, और दूसरा युद्ध में नुसरत खां जो था वो मारा गया, ठीक है। हम्मीर की पत्नी रंगा देवी ने जौहर किया। जौहर करना क्या होता है? मतलब अपना आत्महत्या करना। जौहर करना आत्महत्या को कहते हैं, ठीक है। अपनी आत्मा का त्याग करना उसको जौहर करना बोलते हैं। अब तीसरा इसका आक्रमण था वो था चित्तौड़ विजय। चित्तौड़ विजय इसकी थी तीसरी। तो अलाउद्दीन खिलजी यहाँ का नेतृत्व इसने किया और शासक था रतन सिंह,
ठीक है, रतन सिंह। इस युद्ध का कारण जो था वो रानी पद्मावत की सुंदरता को माना जाता है। अब यहाँ भी एक कहानी प्रसिद्ध है, एक कहानी और आपको सुनाएंगे, उसके बाद इस क्लास में कोई कहानी नहीं सुनाएंगे। ये कहानी आपको इसीलिए सुनाई जा रही है कि आपको जो है याद बना रहे हैं। ठीक है, चित्तौड़ विजय उसने क्यों की, अलाउद्दीन खिलजी ने क्यों की, तो इसका कारण क्या माना जाता है, रानी पद्मावती की सुंदरता। इसके ऊपर एक कहानी भी जो है, पिक्चर भी बन चुकी है पद्मावत। तो यहाँ पे एक कहानी है, वो आप लोग सुन लेंगे। ठीक है, कहानी जो है वो आप लोग सुन लेंगे। जो एक श्रीलंका की रानी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, पद्मिनी। कहा जाता है पद्मिनी जो थी इतनी सुंदर थी कि जब वो पानी पीती थी तो उसके गले से जो पानी था वो जाता हुआ दिखाई देता था। ठीक है, अब देख लो तुम कितनी सुंदर होगी। तो क्या हुआ कि एक तोता था हीरामन नाम का, हीरामन नाम का तोता था। तोता उड़कर जो है श्रीलंका से आया और उसने जो राजा रतन सिंह थे इनके कान में कहा कि रतन सिंह एक बहुत सुंदर रानी है। रतन सिंह बोला कहाँ पर है, बोला कि श्रीलंका में जाओ। तो भाई जो रतन सिंह था वो गया भागा भागा, साधु के वेश में गया। पहले तो जैसे तैसे करके उसने रानी को मनाया और शादी कर ली। ठीक है, शादी करके आ गया। अब क्या हुआ कि रतन सिंह का एक तांत्रिक दोस्त था और वो पंडित था। क्या नाम था उसका, राघव चेतन नाम था। राघव चेतन नाम का एक उसका दोस्त था, तांत्रिक पंडित था। इसकी जो थी रतन सिंह से कुछ बात पर अनबन हो गई और वो वहाँ से छोड़कर उसे चला गया। अब जो था ये छोड़कर चला गया राघव चेतन, और उसने कहाँ पे आया, अलाउद्दीन के पास आया। तो अलाउद्दीन को जाकर बताया कि एक मेवाड़ में एक इतनी सुंदर रानी है कि महाराज कि जब वो पानी पीती है तो उसके गले से दिखाई देता है पानी। तो अलाउद्दीन ये सब सुनकर मंत्रमुग्ध हो गया और बोला मुझे तो अब पद्म नहीं चाहिए। अलाउद्दीन आ गया, आ जाता है, मतलब अलाउद्दीन वहाँ से आ जाता है और 9 महीने डेरा डाले बैठा रहता है। अलाउद्दीन वहाँ से आकर 9 महीने डेरा डाले रहता है एक लड़की के लिए। लेकिन मेवाड़ का जो चित्तौड़गढ़ इतना पावरफुल दुर्ग था कि उसके अंदर जो कोई प्रवेश भी नहीं कर सकता, और वो भी प्रवेश नहीं कर पाया। तो लास्ट में अलाउद्दीन ने क्या कहा कि मुझे एक बार दर्शन करवा दो, बस तुम दर्शन करवा दो तो मैं चला जाऊंगा। अब क्या हुआ, दर्शन के लिए एक तालाब बनाया गया। तालाब के किनारे खड़ी थी पद्मिनी, और पद्मिनी जो किनारे पर खड़ी थी तो एक शीशा था, शीशे से पद्मिनी की परछाई बनी तालाब में। मतलब शीशा नहीं लगा देते हैं, जैसे आप लोग बाल फाल कटवाने गए होंगे तो आगे पीछे जो शीशे लगे होते हैं तो वहाँ से बहुत दूर तक की आपकी परछाई दिखाई देती है। ऐसे ही 9 परछाई, 9 शीशे लगाए गए और 9 में शीशे से जो परछाई होकर अलाउद्दीन के पास पहुंच गई। तो अलाउद्दीन परछाई देखते ही फ्लैट हो गया। अलाउद्दीन बोला भाई साहब क्या सुंदर महिला है। अलाउद्दीन के दिल में रोड़े डल गए और उसने कहा भाई रतन सिंह तेरी पत्नी सुंदर है तो भाई तू रख इसको, मैं तो चला जाता हूँ। तो बोला आजा गले मिल ले। रतन सिंह बोला आजा गले मिल ले। गले मिलने के लिए बुलाया और रतन सिंह को जो था वो किडनैप करके ले गया। ये रतन सिंह को किडनैप करके अपने दिल्ली ले आया अलाउद्दीन। अब दिल्ली पहुंचकर फ़ोन लगाया पद्मिनी के पास और बोला हेलो पद्मिनी, अगर तुम्हें तुम्हारा पति जीवित चाहिए तो तुम दिल्ली आ जाओ, वरना तुम भाड़ में जाओ। ठीक है, अब पद्मिनी ने क्या कहा, पद्मिनी ने सोच विचार किया और दोबारा फ़ोन किया। बोली अलाउद्दीन जी मैं आ तो जाऊंगी दिल्ली, लेकिन मेरी एक शर्त है। बोला क्या शर्त है भाई, बोली मैं 1000 दासी और लेकर आऊँगी अपने साथ। अलाउद्दीन बोला भाई अच्छी बात है, एक तो रानी और ऊपर से 1000 दासी। बोला आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है, ले आओ। इन 1000 जो जो इसकी पद्मिनी की 1000 जो दासी इसने ले जाने की बात कही, उसमें एक इसके चाचा और भतीजा भी थे, घोड़ा और बादल नाम के। ठीक है, इन दोनों के नेतृत्व में जो सेना है वहाँ पर जाती है और युद्ध करती है। युद्ध में 1000 सैनिक और जो रतन सिंह थे उनको उठाकर ले आती है ये। ठीक है सेना। अब पीछे से अलाउद्दीन भी आता है और युद्ध होता है दोबारा। युद्ध में जो राजा रतन सिंह होते हैं वो मारे जाते हैं और लास्ट में पद्मिनी अपनी जो है जौहर कर लेती है, मतलब आत्महत्या कर लेती है। ठीक है, यही सारे ये इसमें कहानी है। और इसने यहाँ पे आकर चित्तौड़ का नाम चेंज कर दिया, खिजराबाद नाम कर दिया, और अपने बेटे जो था खिज्जर खां उसको यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है, और जब ये यहाँ पे 9 महीने डेरा डालकर बैठा था चित्तौड़ में, तो यहाँ से पीछे से तारबी बेग नाम के एक दिल्ली जो था उसने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, ये सारी जो कहानी हमने आपको बताई, ये सुनाई, ये पता है कहाँ से सुनाई है, ये 1541 में लिखी गई पुस्तक जो पद्मावत है वहाँ से ली गई है। ठीक है, और इसके ऊपर एक मूवी भी बन चुकी है, आप लोग उसको देखे होंगे। तो ये सारी चीज़ वही है
तो ये कहानी सुनाने का केवल एक ही उद्देश्य था कि आपको कुछ ना कुछ याद बना रहे, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी है, इस युद्ध का कारण रानी पद्मावती की सुंदरता को माना जाता है। ये मोहम्मद जायसी की रचना पद्मावत के अनुसार है। यही हमने आपको कहानी सुना दी। रानी पद्मिनी ने जो था जौहर किया, ठीक है। चित्तौड़ का नाम जो था परिवर्तित कर खिजराबाद रख दिया गया। अलाउद्दीन का पुत्र जो था खिज्जर खां यहाँ का प्रशासक नियुक्त हुआ, ठीक है। ये सारी कहानी हमने आपको पढ़ा दी, सुना दी। आप लोग PDF से नोट कर लेंगे। और इस जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें ये वाली, अमीर खुसरो कब साथ था, तो कौन से समय साथ था, इसी युद्ध में, इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन के साथ था, ठीक है। अगला बात आप लोग लिखेंगे। और ये भी हमने आपको बताया, तार विजय ने दिल्ली पर हमला कर दिया था लेकिन कुछ हुआ नहीं था। आगे बात करते हैं मालवा विजय, इसकी चौथे नंबर की 1305 में हुई। मालवा के आज का जो है मध्य प्रदेश, उसे मालवा कहा जाता था, ठीक है। मालवा प्रदेश में उज्जैन, धार और मांडू चंदेरी थे। इसका नेतृत्व किसने किया, आइन उल मुल्क ने। शासक वहाँ के मैलक देव थे, ठीक है। अगली जो है मारवाड़ विजय है 1308 में, सिवाना बाड़मेर, ठीक है। इसमें नेतृत्व किसने किया, कमालुद्दीन गुर्ग ने। शासक शीतल देव थे। छठवीं है हमारा जालोर विजय, 6 ही हमने बताई थी आपको, 6वां है जालोर विजय। किसके नेतृत्व में, कमालुद्दीन गर्ग के। शासक कौन था, कन्नड़ देव चौहान, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारी कहानी है, वो आपको क्या क्या कहानी सुनाए, ठीक है। ये जो आदमी था अलाउद्दीन, जो पूरी ज़िंदगी भर लड़ता ही रहा, ठीक है। कभी अपने लिए लड़ा, कभी इसकी कोई पत्नी भगा ले गया उसके लिए लड़ा, कभी इसे पद्मिनी पसंद आ गई तो पद्मिनी के चक्कर में निकल गया। फिर इसकी जो बेटी थी फिरोजा, वो करेगी, किसी से प्यार कर बैठेगी ब्रह्मदेव नाम के आदमी से। फिर ये ब्रह्मदेव को लाने के लिए जालौर गया, वहाँ युद्ध किया और ब्रह्मदेव का जो सिर काट कर ले आया। फिर फिरोजा उस सिर को लेकर नदी में कूद जाती है। ये पूरी ज़िंदगी भर तबाह रहा इंसान यार। कभी अपनी जो पत्नी था उसके लिए भाग रहा था, कभी दूसरों की पत्नी के लिए भाग रहा था, ऐसा ही था यार। क्या क्या इसकी कहानी सुनाए आपको, आप लोग केवल लिख लीजिए बस, ठीक है। अगला जो था जालौर विजय, ये इसी के चक्कर में हुई थी। इसकी जो बेटी थी उसी के चक्कर में इसकी ये हुई थी, ठीक है। इस युद्ध का कारण जो था कन्नड़ देव के पुत्र बीरमदेव तथा अलाउद्दीन की पुत्री जो थी फिरोजा के बाद प्रेम संबंध बताया जाता है। वही हमने बताया आपको, ठीक है। कहानी सुनाई वही है, ठीक है। तो अभी हमने आपको क्या क्या बता दिया, उत्तर भारत विजय इसकी बता दी, ठीक है। अब दक्षिण भारत इसकी विजय हैं कुछ, वो आप लोग लिख लीजिए। इसकी दक्षिण भारत विजय कौन सी हैं वो आप लोग लिखेंगे, ठीक है। इसमें आप लोग कुछ चीज़ नोट करने की है, वो आप लोग नोट करेंगे। जैसे सभी अभियानों का जो नेतृत्व था मलिक काफूर ने किया था, ठीक है। मलिक काफूर ने इसका जो था सभी उसमें नेतृत्व किया था, ठीक है। अलाउद्दीन की दक्षिण विजय की जानकारी देने वाली कुछ पुस्तकें हैं, तीनों पुस्तकें आप लोग लिख लेंगे। तीनों पुस्तकें पेपर में आई हुई हैं। जैसे जियाउद्दीन बर्नी की कौन सी है, तारीख ए फिरोज शाही, ठीक है। अमीर खुसरो की कौन सी है, खजाइन उल फतूह। ईसामी की कौन सी है, फतूह उस सलातीन, ठीक है। ये इसकी तीनों बुक है जो दक्षिण भारत की जानकारी देती हैं, ठीक है। ये आप लोग नोट कर लेंगे। और आगे चलते हैं। मध्यकालीन भारत का जो प्रथम शासक था, ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लेंगे। ऐसे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो हम आपको साथ साथ बताते चलते हैं। मध्यकालीन भारत का प्रथम शासक जिसने दक्षिण भारत को फतह किया कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम आपको बता चुके हैं। इसके जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो आप लोग जो हमारी PDF है वो पूरी याद कर लेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, ठीक है। तो दक्षिण भारत पर सबसे पहले किसने फतह किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने, ठीक है। अब दक्षिण भारत पर इसने जो था सबसे पहला आक्रमण 1303 में बीरंगल पर किया था, जो असफल रहा था, ठीक है। फिर इसने और आगे आक्रमण किया था बीरंगल पर, बाद में जीत लिया था। बीरंगल क्या था, तेलंगाना वाला ही था बीरंगल, ठीक है। अब इसकी जो है आप लोग इसमें भी 6 हैं, आप लोग पहले लिखेंगे देवगिरी पर आक्रमण। देवगिरी पर आक्रमण, देवगिरी को बार बार क्यों लूटा गया, क्योंकि ये मध्य में था, इंडिया के जो है मध्य में था। महाराष्ट्र है ना, तो महाराष्ट्र इंडिया के मध्य में है, मध्य में उस समय था, ठीक है। इसलिए इसको बार बार लूटा गया। 1307 से 1308 में इसको लूटने का काम किया। यहाँ के शासक कौन थे, रामचंद्र देव थे, ठीक है। अलाउद्दीन ने जो था इसके साथ जो वो किया, समझौता किया और अपने साथ दिल्ली ले आया। और इसके काम से प्रसन्न होकर इन्होंने, जो अलाउद्दीन थे, इन्होंने रामचंद्र को राय रायन की उपाधि दी। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन जो है आया हुआ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रामचंद्र देव को किसकी उपाधि मिली, तो राय रायन की, ठीक है। अब दूसरा आप लोग लिखेंगे इसका दक्षिण भारत वाला अभियान कौन सा है, तेलंगाना और बीरंगल अभियान। 1309 से 1310 तक हुआ इसका, ठीक है। जो शासक थे इसके वो कौन थे, प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, काकतीय वंश के थे।
और यहाँ पे हम आपको एक चीज़ क्यों नहीं लिखा रहे किसके नेतृत्व में, तो इसमें हमने आपको पीछे बताया कि जो सभी इसका नेतृत्व किसने किया था, तो मलिक काफूर ने किया था, इसलिए हम आपको नेतृत्व वाली बात नहीं बता रहे हैं। ठीक है, तेलंगाना वाला जो था 1309 से 10 में इसने किया दोबारा, 1303 में इसने असफल कर दिया था। तो प्रताप रुद्र देव थे, इसने कहा कि पिछली बार हमसे गलती हो गई थी, तो इस बार इसने क्या किया, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रताप रुद्रदेव ने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर और गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण किया। ठीक है, आत्मसमर्पण किया, कैसे किया, ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप लोग इसको नोट कर लेंगे और याद कर लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पूछता है किसने अपनी सोने की मूर्ति बनवाकर और गले में सोने की जंजीर डालकर आत्मसमर्पण किया, तो किसने किया, आप लोग याद करेंगे, प्रताप रुद्रदेव ने। ठीक है, प्रताप रुद्रदेव ने, जो तेलंगाना के शासक थे उस समय, काकतीय वंश के थे। और आगे बात करते हैं इसकी, जो इसी के समय सबसे पहले बताया जाता है कि हीरा जो था कोहिनूर, वो इन्हीं के पास सबसे पहले था। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बन जाता है, आप लोग इसको भी याद कर लेंगे। चौथा इसका क्या था, द्वार समुद्र विजय, द्वार समुद्र विजय ये 1310 में हुई। शासक कौन थे, बीरबल्लाल हीरा वंश के थे। पांचवा इसका क्या है, पांड्य या मदुरै विजय, पांड्य या मदुरै विजय, दो भाई थे, दोनों के बीच आपस में लड़ाई चल रही थी, उसने उसके साथ फ़ोन कर दिया अलाउद्दीन के पास कि आओ और जो है हमारा जो है इसको पराजित करो और हम तुम्हें अपना ये जो है गद्दी दे देंगे। तो इसने दोनों को पराजित किया, वीर पांडे और सुंदर पांडे दोनों पर आक्रमण किया और जो है धन लूट कर चला गया। ठीक है, इसने जो है आमंत्रित किया था लड़ाई के लिए। छठवां है हमारा देवगिरी पर पुनः इसने आक्रमण किया 1313 में। शासक तब कौन सा, शंकरदेव यादव। यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नोट लगा के मैंने लिख दिया है, आप लोग भी नोट लगा के लिखेंगे। अलाउद्दीन ने जो देवगिरी पर कुल कितने बार आक्रमण किया और कितने बार जीता, तो 3 बार। ठीक है, 3 बार इसने आक्रमण किया। आगे बात करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के कुछ सुधार हैं। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के जो है कुछ सुधार हैं, वो हम आपको एक एक करके यहाँ पे लिखाएंगे। इसके 4 सुधार 5 सुधार हैं, पांचों सुधार हम आपको बताएंगे। ठीक है, न्याय व्यवस्था है, सैन्य सुधार है, आर्थिक सुधार है, कर व्यवस्था है, बाजार प्रणाली है इसकी, ये सब आपको एक एक करके बताएंगे। तो इसी क्लास में आपको बता दे रहे हैं, थोड़ी क्लास हमारी लंबी हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आपको हम पूरा जो है खिलजी वंश ख़त्म करवा दे रहे हैं। ठीक है, न्याय व्यवस्था क्या थी, अलाउद्दीन ने शरीयत के नियमों के विरुद्ध न्याय किया। ठीक है, अलाउद्दीन ने शरीयत के नियम के विरुद्ध जो है न्याय किया। शरीयत क्या होता है, इस्लाम धर्म के कानून को शरीयत कहते हैं। जो शरीयत है वो क्या है, इस्लाम धर्म के जो कानून होते हैं उन्हें शरीयत कहते हैं। इस्लाम धर्म के कानून को शरीयत कहते हैं। शरीयत किसे कहते हैं, तो इस्लाम धर्म के कानून को। ठीक है, ऐसे छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी हैं, ये हमने पीडीएफ में नहीं डाली हैं, तो आप लोग हमारी जो क्लास है वो भी देखिए, उसके बाद पीडीएफ याद करिए। ठीक है, तभी आपको जो है फ़ायदा मिलेगा कुछ। तो अब राज्य के सर्वोच्च न्यायिक शक्ति सुल्तान में नियत थी, ये कोई चीज़ याद करने वाली नहीं है। सुल्तान के बाद सद्र जहाँ या काजी उल कुजात का पद था, जिसका सहायक नायाब काजी होता था। ठीक है, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, केवल ईश्वर प्रसाद के अनुसार क्या था, इन्होंने क्या बोला, वह भाईचारे या पारिवारिक संबंधों से परे बिना किसी भेदभाव के दंड देता था। ठीक है, उसका कोई भाई है या किसी को भी वो भेदभाव नहीं करता था। ठीक है, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ पूछी जा चुकी है, ईश्वरी प्रसाद वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछी जा चुकी है। दूसरा इसका क्या सुधार था, सैन्य सुधार। दूसरा इसका सैन्य सुधार था। ठीक है, इसने क्या किया, जागीर देने की प्रथा को समाप्त कर दिया और उसके बदले इसने नगद वेतन दिया। ठीक है, नगद वेतन दिया। नगद वेतन कितना दिया जाता था, तो 234 टंका, 234 टंका था यहाँ पे। ठीक है, एक वार्षिक इसमें दिया जाता था, और एक अगर अधिक घोड़ा रखोगे तो 78 टंका जो है वार्षिक और अधिक मिल जाता था। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसने आरजे मुमलिक नामक सैन्य मंत्री की नियुक्त की। ठीक है, सैन्य मंत्री किसने बनाया, तो ये बनाया आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। और सैन्य विभाग किसने बनाया था, ये हमने पीछे आपको पढ़ाया है, सैन्य विभाग किसने बनाया था, तो बलबन ने बनाया था। ठीक है, ये चीज़ आप लोग छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इसमें अंतर करके याद कर लेंगे। ठीक है, अब सैनिकों को योग्यता के आधार पर सबसे पहले इसी ने भर्ती किया। जो योग्यता के आधार पर सबसे पहले किसने भर्ती किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने। सैनिकों का हुलिया इसने दर्ज करवा दिया। ठीक है, सर्वप्रथम घोड़े दागने की इसने व्यवस्था थी वो प्रारंभ कर दी। अब एक घोड़ा रखने वाले को क्या कहा जाता था, एक अस्पा, और 2 घोड़े को रखने वाले को क्या कहा जाता था, तो 2 अस्पा। ठीक है, 2 अस्पा कहा जाता था। आगे बात करते हैं इसकी, आर्थिक सुधार इसने क्या क्या किए, इसके आर्थिक सुधार, अलाउद्दीन ने खालसा भूमि के विस्तार हेतु जागीर प्रथा का अंत कर सभी प्रदत्त भूमियाँ छीन ली। ठीक है,
हमने आपको नीचे टर्मिनोलॉजी भी लिखी है, तो टर्मिनोलॉजी आप लोग समझ लेंगे। जैसे वक्फ होता है, क्या होता है, ये गलत लिखा है थोड़ा, यहाँ पे लिखेंगे वक्फ। आज भी ये नाम आप सुनते होंगे, ठीक है। ये क्या है, धर्मार्थ में जो धर्म के नाम पर प्राप्त हुई भूमि को वक्फ कहते हैं, ठीक है। खालसा क्या था, अभी हमने आपको ऊपर बताया, सीधे जो राज्य के अधीन भूमि होती थी उसको खालसा कहते थे, ठीक है। मिल्क क्या होता था, राज्य से पेंशन या इनाम में प्राप्त भूमि को मिल्क कहते थे, ठीक है। इसकी कर व्यवस्था इसने सुधार किया। कर व्यवस्था में क्या किया इसने, हिंदू को जो था वो भूमि की उपज का 50% देना पड़ता था और मुसलमान को 25% देना पड़ता था, ठीक है। जैसे 1 कुंटल हुआ तो 1 कुंटल में 50 कुंटल, जो 50 किलो है वो किसे दिया जाएगा, 50 किलो हिंदू देगा और 25 किलो कौन देगा, तो 25 किलो आपका मुसलमान देगा, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट ये भी है, गैर मुस्लिम जो थे उन पर इसने 4 कर लगाए। पहला जजिया था, ठीक है। जजिया सबसे पहले किसने लगाया था, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ये सारी चीज़ आप लोग याद करते रहेंगे तो आपको आगे और समझ में आएगा। जजिया क्या था, सैन्य सेवा के बदले कर लेता था ये, या फिर इसका मतलब क्या हुआ, या फिर आप लोग सेना में चले जाइए, नहीं तो सेना में नहीं जाएंगे तो उसके बदले आपको कर देना पड़ेगा, उसको ही जजिया कहते हैं, ठीक है। दूसरा खराज था। खराज किसे कहते थे, जो हिंदू धर्म वाले लोग इसको 50% देते थे उसको खराज कहते थे, ठीक है, खराज कहते थे। अगला था इसका तीसरा, हरी या गृह कर, ठीक है, नया मकान बनाने पर। ये क्वेश्चन आया चुका है, आया हुआ एग्जाम में है। गृह कर किसे कहते हैं, तो गृह, ये क्वेश्चन आया था गृह कर किसने लगाया सबसे पहले, तो अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया। चौथा इसका था चरी या चारागाह कर दुधारू पशुओं पर लेता था ये, ठीक है। नगीमा या खुम्स क्या था, जो लूट का माल था इसका 4/5 भाग जो था वो राज्य के अधीन रहता था और 1/5 जो था वो सेना में बांट दिया जाता था, ठीक है। जैसे कहीं पे लूट के लाया उसके 5 हिस्से होते थे, 5 में जो था 4 राज्य को मिल जाते थे और एक जो इसकी सेना थी उसमें बांट दिया जाता था, ठीक है। ये सारी चीज़ें। जक़ात है, ये टर्मिनोलॉजी है आप लोग समझ लेंगे। जक़ात क्या है, प्रत्येक मुस्लिम को अपनी आय का जो 1/40 भाग था वो गरीब मुस्लिम जनता के लिए देना पड़ता था, ठीक है। गरीब मुस्लिम जनता के लिए, मुसलमानों को 1/40 भाग अपनी आय का देना पड़ता था, जिससे इसके जो मुस्लिम थे उनका विकास कार्य किया जाता था, ठीक है, मुस्लिम लोगों का ही केवल। अब मसाहत क्या था इसका, भूमि की माप जो थी उसको मसाहत कहते थे, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। प्रथम सुल्तान जिसने भूमि की माप प्रारंभ करवाई वो कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी था, अलाउद्दीन खिलजी था। दीवान मुखराज क्या था, बकाया कर थे और भूमि माप से जो संबंध, नवीन विभाग था इसका, ठीक है। दीवान ए मुखराज इसका नवीन विभाग था, किससे संबंधित, बकाया कर से, बकाया कर से और भूमि माप से, ठीक है, बकाया कर और भूमि माप से, ठीक है। ये मुमर नहीं है, ये उस्र है, उस्र, ठीक है। उस्र क्या था, जो मुस्लिमों से कृषि कर लिया जाता था उसको उस्र कहते थे, ठीक है। अलाउद्दीन ने हिंदू पदाधिकारियों को विशेष अधिकारों की कमी कर दी। जो हिंदू के जैसे गांव में मुखिया वगैरह थे उनको इसने हटा दिया, ठीक है। अगला पॉइंट है इसका, बाजार नियंत्रण प्रणाली। बाजार नियंत्रण प्रणाली इसकी बहुत खतरनाक थी। ये बताया जाता है कि अगर कोई भी दुकानदार या कोई कुछ भी बेचने वाला अगर 10 ग्राम भी वजन कम तौलता था तो उसका 10 ग्राम वजन निकाल लिया जाता था, ठीक है। इसने जो था इतना मजबूत इसने बाजार नियंत्रण प्रणाली बनवाई कि अभी तक तो बनी नहीं है, ठीक है। बर्नी के अनुसार इसने क्या कहा, बर्नी का कथन, एक विशाल स्थायी सेना जिसे कम वेतन पर गुजारा करना था उसके लिए सुल्तान ने जीवन निर्वाह वस्तुओं का मूल्य स्थायी कर दिया, ठीक है। जीवन निर्वाह जो वस्तुएं थीं जैसे कपड़ा हो गया और साबुन वगैरह हो गए, उसकी सबकी जो थे रेट थे वो नियंत्रण कर दिए, मतलब इतने से कोई बढ़ा नहीं सकता है, जिससे कि इनको जो 274 टका मिलते थे ना तो उसमें इनका गुजारा होता रहे, ठीक है। अब सराय अदल क्या था, सराय अदल एक न्याय का स्थान है, ठीक है। सराय अदल इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, न्याय का स्थान, ठीक है। ये क्या है, यमुना के तट पर निर्मित बाजार जहाँ वस्त्र व अन्य कीमती सामानों का व्यापार होता था, ठीक है। यमुना के तट पर है एक निर्मित बाजार जहाँ पे वन जो वस्त्र थे और अन्य वस्तुओं का जो कीमती वस्तु हैं उनका व्यापार होता था, ठीक है। आगे बात करते हैं अलाउद्दीन के सर्वाधिक, जो सर्वाधिक नहीं होगा यहाँ पे, अलाउद्दीन को सार्वजनिक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जनक कहा जाता था। इसके टाइम में बताया जाता है कि एक बार भुखमरी पड़ गई थी, मतलब ठीक है, भूकंप वगैरह आ गया था तो इसने क्या करवाया था, इसने जो 20 किलोग्राम गेहूँ हर एक के घर में बंटवा दिया था, हर एक के घर में अपने राज्य में 20 किलो गेहूँ बंटवा दिया था फ्री में, ठीक है।
अब दीवान रियासत क्या है? ये व्यापार विभाग है। यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली है, दीवान रियासत आपको अगले पॉइंट में समझाएं। यहाँ पे दीवान रियासत इसे क्या कहते हैं? व्यापार विभाग, ठीक है। दीवान रियासत क्या है? व्यापार विभाग, ठीक है। अब इसमें है एक सरदार सदर ए रियासत, ये सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? इसमें सदर ए रियासत, ये सर्वोच्च अधिकारी है, ठीक है। अब सर्वोच्च अधिकारी के अंतर्गत 3 लोग कार्य करते हैं। पहला कौन सा है? सहना, इसे बाजार अध्यक्ष कहते हैं। दूसरा बरीद, इसे गुप्तचर अधिकारी कहते हैं। और तीसरा है मुन्हिया, इसे गुप्तचर कहते हैं, ठीक है। गुप्तचर कहते हैं। अगला पॉइंट मलिक, ये तो जो मकबूल प्रथम था, इसका जो सेना था, ठीक है। अब अनाज के बड़े बड़े, इसने अभी हमने आपको बताया वही है, ये अकाल के समय जिसको नहीं मिले वो मिल जाए। अब इसकी मृत्यु कब हुई? इसकी मृत्यु 4 जनवरी 1316 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसका मकबरा कहाँ पे है? जामा मस्जिद के बाहर दिल्ली में है। अलाउद्दीन जो था, ऐसा बताया जाता है, जो अंतिम समय में कोढ़ रोग से ग्रसित हो गया था, और इसने मलिक काफूर ने अलाउद्दीन के कहने पर इसको जहर दे दिया था, ठीक है। अब इसके निर्माण कार्य हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग नोट कर लेंगे। अलाई दरवाज़ा इसने बनवाया, हौज खास इसने बनवाया, सीरी फोर्ट इसने बनवाया, जमात खाना मस्जिद इसने बनवाई, ठीक है। आगे बात करते हैं इसकी। आगे जोधपुर से प्राप्त जो संस्कृत है, उसके अभिलेख के अनुसार अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी कांप उठी। ये जो हैं आप लोग याद कर लेंगे, सब 3-4 हैं, 3 चारों आप याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। अलाउद्दीन के देवतुल्य शौर्य से पृथ्वी कांप उठी, ठीक है। और जैन मुनि कपसुरी के अनुसार क्या है? उसके द्वारा विजित किलों की कोई घटना नहीं कर सकता है। इसने कितने जो है जो किले थे वो जीते हैं, इसकी कोई घटना नहीं कर सकता। ये किसके अनुसार? तो जैन मुनि ककसुरी के अनुसार, ठीक है। अगला पॉइंट आप लोग लिखेंगे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने क्या कहा? तो अलाउद्दीन एक भाग्यशाली शासक था, ठीक है। अलाउद्दीन एक भाग्यशाली शासक था। अब सियाउद्दीन उमर के बारे में बात करते हैं। इसका शासनकाल 1316 में। प्रमुख कथन जो थे हमने आपको बता ही दिए। एल्फिस्टन के अनुसार क्या था? एल्फिस्टस ने क्या कहा था? उसका शासक जो था गौरवपुर और मुर्तापुर, ये सारी बातें हो चुकी हैं। अब हम आगे आपको ले चलते हैं सियाउद्दीन उमर पर। 1316 में इसका राज हुआ था। मलिक काफूर के संरक्षण में जो था ये सुल्तान बना, ठीक है। जो अलाउद्दीन किसे चाहता था सुल्तान बनाना? सियाउद्दीन उमर को, ठीक है। सियाउद्दीन उमर को शासक बनाना चाहता था, तो इसको शासक बना दिया मलिक काफूर के संरक्षण में, ठीक है। लगभग 2 महीने बाद जो अलाउद्दीन का दूसरा बेटा था मुबारक खां, इसने इन दोनों को मार दिया और खुद शासक बन गया, ठीक है। मुबारक खां जो था, इसने मलिक काफूर और उमर दोनों को मार दिया, ठीक है, और अब खुद सुल्तान बन गया, ठीक। तो अब यहाँ से इसकी बात खत्म होती है। अब आती है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। 1316 से 1320 तक रहा। खुद को इसने खलीफा घोषित किया, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकमात्र है जिसने खलीफा घोषित किया, वो कौन था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में एकमात्र सुल्तान जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया, तो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह, ठीक है। इसके समय जो था शासन किसके हाथ में था? खुसरो खान है, और खुसरो खान ही बाद में इसे मारकर खुद राजा बन जाता है, ठीक है। ये चीज़ आगे हम आपको बताएंगे। तो जो ये था, कौन था ये? कुतुबुद्दीन मुबारक शाह। ये अतिविलासी शासक था, ठीक है। बर्नी के अनुसार, बर्नी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि कभी कभी ये दरबार में नंगा ही आ जाता था, ठीक है, और कभी कभी ये स्त्रियों के वस्त्र पहन के आता था, तो ये अतिविलासी शासक रहा है, ठीक है। तो इसके समय किसके हाथ में शासन था? तो खुसरो खां के, और खुसरो खां ने इसकी बाद में हत्या कर दी और खुद राजा बन गया, ठीक है। नसरुद्दीन खुसरो खां कब से कब तक रहा? अप्रैल से सितंबर 1320 तक, ठीक है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, ठीक है। हिंदू माता से उत्पन्न प्रथम जो दिल्ली सल्तनत पर शासक कौन था? हिंदू माता से उत्पन्न दिल्ली सल्तनत पर प्रथम शासक कौन था? तो आपका यही है, नसीरुद्दीन खुसरो खां, ठीक है। इसके समय क्या हुआ? जो पैगंबर के सेनापति थे, पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण करने जो किया इसने, और खुतबा पढ़वाया, ठीक है। इसके समय 2-3 नारे लगे। इसके समय क्या नारे लगे? इसके समय नारे लगे इस्लाम खतरे में है और इस्लाम का शत्रु। ये इसको क्यों नारे दिए गए? क्योंकि ये हिंदू माता से उत्पन्न था, तो इसने हिंदू देवी देवताओं की पूजा प्रारंभ करवा दी थी, इसलिए ऐसे नारे लगे, इस्लाम खतरे में है और इस्लाम का शत्रु तक इसे बोल दिया गया, ठीक है। तो इसको 1320 में ही, सितंबर 1320 में गयासुद्दीन तुगलक ने मारकर और तुगलक वंश की स्थापना कर दी, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। अगले लेक्चर में हम आपको गयासुद्दीन तुगलक के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करते हैं। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो अब अगले लेक्चर में आप लोग कहेंगे तो हम यहाँ तक का टेस्ट ले लेंगे, नहीं तो हम अपना जो है आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आप लोग
जो है नोट्स बना लेंगे। एक बार आप लोग कहें तो हम आपको रिवीजन करवा दे रहे हैं, एक बार रिवीजन करवा दे रहे हैं, आज बहुत सारा पढ़ा दिया हमने। तो सबसे पहले हमने आपको बताया, इसमें हम आपको जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, सियाउद्दीन उमर और मुबारक शाह, खुसरो खां, इन सब के बारे में पढ़ाएंगे, ठीक है। तो खिलजी क्रांति हमने आपको बताई, इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या है, मोहम्मद हबीब वाला, और इसमें कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। अगला चलते हैं, अगला जो है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, इसका राज्याभिषेक, सबसे बूढ़ा शासक यही था, इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और इसकी शासन की नीति इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शासन की नीति इंपॉर्टेंट है। और आगे क्या है, जलालुद्दीन के समय जो थे मंगोल आक्रमण 2 हुए थे, उनके जो मंगोलपुरी है आप लोग इसको याद कर लेंगे, और देवगिरी पर सबसे ज़्यादा बार आक्रमण हुआ है, ठीक है, इसकी मृत्यु करते हैं, और यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी आ जाता है। इसका मूल नाम याद कर लेंगे, अली कुरसब था। और इसकी शासन की प्राप्ति कैसे हुई वो हमने आपको कहानी सुनाई, आपको उस कहानी से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। उपाधि इसकी याद कर लेना, आई हुई है सिकंदर ए सानी या द्वितीय सिकंदर इसको बोलते हैं। अलाउद्दीन के 2 सपने थे, वो क्या थे, ये चीज़ आप लोग याद कर लेंगे। और यहाँ पे अब यहाँ पे 2 चीज़ हमने आपको बताई, उत्तर भारत इसकी विजय थी और दक्षिण भारत विजय, दोनों 6-6 थी, आप लोग यहाँ पे लिख लेंगे, पहली, दूसरी, तीसरी। उसमें केवल आप लोग ये लिख लेंगे पहली कौन सी थी, जैसे पहले गुजरात आक्रमण थी, इधर कौन सी थी, वो सारी चीज़ लिख के आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है। एक एक 2-2 पॉइंट उसमें याद कर लेंगे जो हमने आपको अभी वीडियो में बताया इंपॉर्टेंट। जैसे इसने नुसरत खां को ख़रीदा था 1000 में, ऐसे ही हमीरदेव चौहान की हमने आपको कहानी सुनाई, तो आप लोग वैसे ही इसको याद कर लेंगे, ठीक है। हम लोग जो हैं आपको कहानी के रूप में याद कराते हैं, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। आप लोग ऐसे ही याद करते रहेंगे और क्लास में आते रहेंगे, ठीक है। आज क्लास में अच्छी खासी संख्या है, तो ऐसे ही आप लोग रोज़ पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो आज हम अपनी जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।